हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसका हम लोग वन शॉट कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे इस वीडियो में, यानी कि आपके एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा कंप्लीट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वन शॉट को नेक्स्ट पेज से। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट नेक्स्ट पेज से। दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो हमको पहले समझना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस। तो आपका यहाँ पर हेडिंग क्या है दोस्तों? आपका यहाँ पर हेडिंग है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हेडिंग क्या आपका यहाँ पर? आपका हेडिंग है बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला टॉपिक आपके पास आता है क्या दोस्तों? पहला टॉपिक आता है अरेहिनस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। क्या है? अच्छे से नाम पहले प्रोनाउंस कीजिए, अरेहिनस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है क्या कि अरेहिनस जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था एसिड और बेसिस के बारे में। तो चलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा आप जानेंगे यहाँ पर दोस्तों अरेहिनस ने क्या बताया था। उन्होंने कहा था एन एसिड के बारे में पहले समझते हैं कि एसिड के बारे में क्या बताया था। An acid is a substance that produce H plus ion or H3O plus ion in an aqueous solution। अरहेनस ने बताया था कि कोई भी एसिड H प्लस आयन रिलीज करेगा या फिर H3O प्लस आयन रिलीज करेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जब कोई भी एसिड के अंदर वाटर या फिर कोई भी एसिड वाटर के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं क्या दोस्तों? उसे हम बोलते हैं यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सिंपली क्या बताया गया है कि अगर कोई भी एसिड होता है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस या फिर H3O प्लस आयन रिलीज करता है। आप बोलोगे ये H3O प्लस आयन क्या है? H3O प्लस आयन को दोस्तों हम इजीली बोलते हैं क्या? हाइड्रो ऑक्सी आयन। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं दोस्तों हाइड्रो ऑक्सी आयन। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा कि क्या होता है हमारा पहला एसिड के बारे में क्या बताया था अरेहिनस दीजिए। अब आते हैं सेकंड जिसमें बताए हैं बेस के बारे में। द बेस इज अ सब्सटेंस दैट गिव OH माइनस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्या बताया अरेहिनस सर ने कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन रिलीज करता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्सी आयन। लेकिन यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव में है तो इससे क्या बोलेंगे दोस्तों? OH माइनस आयन अगर रिलीज करेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में तो उसे हम बोलेंगे बेस, और अगर H प्लस आयन रिलीज करेगा तो उसे हम बोलेंगे एसिड। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों? द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। अब हमको समझना क्या है दोस्तों? आयोनाइजेशन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का आयोनाइजेशन आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो आइए इसको हम सिंपली क्या देख रहे हैं दोस्तों कि हम इसका टेस्टिंग करें। जो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट पढ़ा है दोस्तों, तो हम इसका यहाँ पर टेस्टिंग क्या कर रहे हैं। हमारा हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है तो हमको यहाँ पर चेक करना है कि ये H प्लस या फिर H3O प्लस आयन रिलीज कर रहा है कि नहीं। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो उसके लिए पहले हम ले लेंगे क्या? HCl, और यानी अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में हमको लेना है तो उसके लिए हमको वाटर लेना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि वाटर के अंदर HCl को रखना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है दोस्तों? सॉल्वेंट आपका है वाटर, और HCl को अगर हमने यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में कर दिया तो यहाँ पर हमारा देखिए प्रोडक्ट क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आपका आ रहा है H3O प्लस एक्वस, और क्या आ रहा है दोस्तों? Cl माइनस एक्वस। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपका H3O प्लस आ गया है, यानी कि आप सिंपली इसके जगह पर लिख सकते हैं H प्लस आयन, आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसके जगह पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर अरेहिनस कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। इसमें आपको सिंपल से पहला और दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसके बाद आपका यहाँ पर अरेहिनस समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे।
सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी आप बेस को भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं। बेस दोस्तों हमने बोला था हाइड्रोक्सी आयन रिलीज़ करता है। तो जब हम यहाँ पर बेस को वाटर में पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका सोडियम एक्वस सॉल्यूशन में बाहर आएगा और क्या आपका और आपका OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन में बाहर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये दोनों रिएक्शन आपने समझ लिया होगा। दोनों रिएक्शन आप एग्ज़ाम में अगर इन दोनों पॉइंट के बाद लिखते हैं तो आपका आंसर एकदम बेहतर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर अरेनेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है दोस्तों क्या, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस का हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं, तो चलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा एसिड और बेसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है कि राइट द 4 प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, राइट द 5 प्रॉपर्टी ऑफ बेस, ऐसे आ करके आपका क्वेश्चन आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले एसिड्स से कि एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो आप तो पहले जानते होंगे दोस्तों कि एसिड क्या होता है, खट्टा यानी एसिड सॉर इन टेस्ट। और बेसिस क्या होता है दोस्तों, बेसिस आपका बीटर होता है, या फिर आप इसकी जगह बोल सकते हैं सोपी टू टच है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोपी टू टच यानी साबुन जैसा लगेगा। अगर आप बेसिस को टच करेंगे तो साबुन जैसा सोपी लगेगा। पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा। पहला क्या है, एसिड आपका खट्टा होता है यानी सार होता है, और बेस आपका दोस्तों क्या होता है, बेस आपका सोपी होता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, एसिड रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता है। अब आते हैं बेस पे। बेस क्या है दोस्तों, बेस रिलीज OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस OH माइनस आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। इन दोनों पॉइंट में दोस्तों क्या लगा, इन दोनों पॉइंट में अरेहिनस कॉन्सेप्ट लगा, अरेहिनस कॉन्सेप्ट लगा इन दोनों पॉइंट में। थर्ड पॉइंट आप क्या बताएंगे एसिड के बारे में, एसिड्स आर कोरोजिव इन नेचर। क्या है दोस्तों, कोरोजिव, यानी कि अगर आपके हाथ पे एसिड गिरेगा तो एसिड क्या करेगा, आपका हाथ को जला सकता है, इसीलिए हम बोलेंगे क्या, कोरोजिव इन नेचर। फोर्थ पॉइंट आपका, अभी एसिड कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आएंगे हम बेस पे। पहला ये एसिड समझते हैं। हमने एसिड में पहला क्या समझा, एसिड आपका खट्टा होता है यानी सार होता है। एसिड आपका H+ आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। एसिड कोरोजिव होता है यानी कि अगर आपके हाथ पे गिरेगा तो क्या करेगा, जला देगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉल्यूशन में। किस सॉल्यूशन में, आपका यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन या फिर अगर वाटर में प्लेस होगा तो उस सॉल्यूशन में एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। अभी आगे पढ़ेंगे हम लिटमस पेपर क्या होता है, या फिर इंडिकेटर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि एसिड का कैरेक्टर आपको क्लियर होगा, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला दोस्तों क्या, पहला आपका एसिड सार होता है यानी खट्टा होता है। दूसरा आपका H+ आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। तीसरा कोरोजिव होता है यानी कि हाथ पे जला सकता है। और चौथा आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और पांचवा आपका लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में बदल देता है। अब आते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस दोस्तों सोपी टू टच हो यानी साबुन जैसा लगेगा टच करेंगे तो। OH माइनस यानी OH माइनस आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। इनका टेस्ट बीटर होता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और कोरोजिव इन नेचर। बेसिस में भी स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो आपका कोरोजिव यानी कि वो भी आपके हाथ को हार्म कर सकता है यानी कि ह्यूमन बॉडी को हार्म कर सकता है। दे कैन चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। बेसिस आपका जो रेड लिटमस पेपर होता है उसे ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। हमने यहाँ पर आई बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा, पहला सोपी टू टच होता है। सेकंड आपका OH माइनस रिलीज करता है। थर्ड बीटर टेस्ट होता है। फोर्थ स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या आपको कोरोजिव हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या, लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा दोस्तों कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर पे चलते हैं जो कि आपका है नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर का डेफिनेशन आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आइए इसका डेफिनेशन सिंपल से लिखते हैं। An indicator is a chemical compound which indicates the presence of acidic, basic or neutral substance either by a change in color or odor। इंडिकेटर क्या है दोस्तों, इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो क्या इंडिकेट, जो कि बताता है कि कौन सा सब्सटेंस आपका एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस आपका बेसिक है, कौन सा सब्सटेंस आपका न्यूट्रल है।
और कैसे बताता है? अपने कलर में चेंज करके या फिर अपने ऑर्डर में चेंज करके। उसका ऑर्डर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑर्डर का मतलब यहाँ पर होता है क्या? ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। सिंपली हमने यहाँ पर इंडिकेटर का डेफिनेशन क्या समझा? इंडिकेटर का डेफिनेशन यहाँ पर क्या है दोस्तों? इंडिकेटर का डेफिनेशन यहाँ पर सिंपल सा है। इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि क्या हमने समझा कि इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है ये बताता है। कैसे बताता है? अपने कलर में चेंज करके या फिर अपने ऑर्डर में चेंज करके। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको इंडिकेटर समझ आ गया होगा। यहाँ पर आप सिंपली से बोल सकते हैं इंडिकेटर ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है। कैसे बताता है? अपने कलर में चेंज करके, अपने ऑर्डर में चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 बार इंडिकेटर का डेफिनेशन रिपीट कर दिया। अब चलते हैं अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में पहला टाइप आपका है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर सिंपल सा कौन सा इंडिकेटर? आइए इसका हम डेफिनेशन समझते हैं। दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनका ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ऑर्डर क्या मतलब? यानी स्मेल चेंज हो जाता है एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में, उन्हें हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का एग्जांपल हो जाएगा पहला आपका क्लोव ऑयल, दूसरा आपका हो जाएगा वनीला एक्सट्रैक्ट, तीसरा आपका हो जाएगा क्या? रॉ ऑनियन। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्लियर होगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपने ऑर्डर में चेंज करता है कि एसिडिक बेसिक मीडियम में, उसे हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का एग्जांपल हो जाएगा क्लोव ऑयल, वनीला एक्सट्रैक्ट और रॉ ऑनियन। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर जिसका नाम है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या है दोस्तों? नेचुरल इंडिकेटर जो कि आपके नेचर से मिलता है, जैसे कि आपका हो जाएगा टर्मरिक हो जाएगा, लिटमस पेपर हो जाएगा, जो कि आपके लाइकेन से मिलता है, चाइना रोज हो जाएगा या फिर रेड कैबेज हो जाएगा। ये आपके नेचुरल इंडिकेटर है। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या है नेचुरल इंडिकेटर। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर जिसका नाम है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है दोस्तों? सिंथेटिक इंडिकेटर आपका है मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोप्थलीन ये आपके क्या है दोस्तों? सिंथेटिक इंडिकेटर। अब आइए इंडिकेटर का हम चेंज समझेंगे। उससे पहले हमको समझना है यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसके बाद आएंगे इंडिकेटर एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या क्या चेंज करते हैं। तो पहले आते हैं दोस्तों कहाँ पर? हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर which show a gradual but well marked series of color changes over a very wide range of changes in concentration of H plus ion। इन इस स्टेटमेंट का मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है मिक्सचर ऑफ, यानी कई सारे इंडिकेटरों का मिक्सचर होता है जो कि क्या करता है? ग्रेजुअली चेंज करता है या फिर वेल मार्क सीरीज होता है कलर का। कैसे शो करता है अपना, कैसे चेंज होता है कि इंडिकेटर इसका क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर है। और ये क्या करता है? इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली या फिर वेल मार्क सीरीज यानी मार्किंग में कलर में चेंज आता है, और वाइड यानी बड़े रेंज में चेंज आता है कंसंट्रेशन H प्लस आयन के कंसंट्रेशन में। उस इंडिकेटर को हम बोलेंगे यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपको इसमें क्या याद रखना है? यूनिवर्सल इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर होता है इंडिकेटरों का, और एक ऐसे चेंज करता है, धीरे धीरे चेंज लाता है बड़े से एरिया में, वाइड रेंज ऑफ चेंज। इसका जो रेंज होता है चेंज का बड़े से एरिया में चेंजिंग करता है क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर। कोई पूछे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि ये चेंज करता है या फिर कलर में अगर ये चेंज लाता है तो ये वाइड एरिया में लाता है, वाइड रेंज है इसका चेंजिंग का, इसीलिए यहाँ पर क्या है इसका नाम पड़ा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। और कहाँ पे चेंज करता है? किसी एरिया में थोड़ी नहीं करता है, ये चेंज करता है सिंपल सा H प्लस आयन के कंसंट्रेशन में। क्या समझा? यानी कि आप सिंपल सा यूनिवर्सल इंडिकेटर का डेफिनेशन बताएंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर होता है इंडिकेटरों का जो कि धीरे धीरे चेंज दिखाता है अपने कलर में
H+ आयन के कंसंट्रेशन में, तो H+ आयन के कंसंट्रेशन में जाने से, और कहाँ पे, और वाइड यानी बहुत ही बड़े रेंज है इसका, रेंज इसका यानी बहुत ही बड़े दायरा है इसका चेंजिंग का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर समझ आ गया होगा। अब आते हैं इंडिकेटर के टाइप पे, और वो एसिड में क्या इफेक्ट करते हैं, बेस में क्या इफेक्ट करते हैं, आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो पहला इंडिकेटर आपके पास है रेड लिटमस पेपर। क्या है दोस्तों, रेड लिटमस पेपर। तो रेड, यहाँ पर आप जान जाइए कि लिटमस पेपर होता है वो जो कि आपका लाइकेन से ऑब्टेन होता है, और ये लिटमस पेपर का दो प्रकार है, पहला आपका है रेड, दूसरा आपका है ब्लू, और एक होता है आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल आपका होता है दोस्तों पेल पर्पल कलर का, जिसको हमको नहीं पढ़ना है भाई। हम चलते हैं रेड लिटमस पेपर से स्टार्ट करते हैं। ये 4 इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो आइए इन चारों को हम रीड करते हैं, यानी इन चारों को समझ लेते हैं कि एसिड में कौन सा चेंज करते हैं। अगर आपका रेड लिटमस पेपर एसिड में जाएगा तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अगर आपका रेड लिटमस पेपर बेस में जाएगा तो ब्लू हो जाएगा। रेड देखिए यहाँ पर रेड है तो बेस में जाके ब्लू हो जाएगा। और अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर एसिड में जाएगा तो रेड हो जाएगा, और बेस में जाएगा तो नो कलर चेंज, यानी कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर, जो कि आपका है फिनोल्फ्थलीन। क्या बोलते हैं इसको हम, फिनोल्फ्थलीन। तो यहाँ पे दोस्तों आपका फिनोल्फ्थलीन क्या करता है, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं फिनोल्फ्थलीन, बट आपको स्पेलिंग याद रखना फिनोल्फ्थलीन। तो दोस्तों आपका जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो एसिड में कलरलेस रहता है, यानी एसिड में कोई भी कलर चेंज नहीं करता है, और बेस में पिंक कलर का हो जाता है, यानी अपना कलर चेंज करके पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज आपका एसिड में रेड रहता है और बेस में येलो रहता है, मिथाइल ऑरेंज। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको इंडिकेटर कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, सब क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस कैसे क्लासीफाई है। हमने जो वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों पढ़ा, जो हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक। यही कैरेक्टरिस्टिक के जगह पे आप लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। वो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा कि एसिड और बेसिस का फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो, तो वही आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट बता दिया गया। अब चलिए चलते क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है उसके बेसिस पे हमारे यहाँ पर कुछ एसिड और बेस क्लासीफाई है। तो पहला होता है यहाँ पर क्या कि मिनरल एसिड, और यहाँ पर होता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है, दोज एसिड प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट जो भी मिनरल पाए जाते हैं उनसे जो भी आपका एसिड बनता है तो उन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड। और आते हैं आप ऑर्गेनिक एसिड पे। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मिनरल एसिड का एग्जांपल हो जाएगा HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अब आते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, दोज एसिड प्रोड्यूस बाय प्लांट एंड एनिमल। जो एसिड प्लांट्स और एनिमल से प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट समझ लिया क्या, कि मिनरल एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनको हम अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट मिनरल से बनाते हैं। एग्जांपल आपका हो जाएगा यहाँ पर गिवन है, ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। एग्जांपल हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एग्जांपल एटसेट्रा आप बोल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड्स का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे दोस्तों हमारा जो एसिड है वो दो पार्ट में क्लासिफाई है। पहला आपका है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा आपका है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, द एसिड विच डिसोसिएट कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड।
और वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं द एसिड विच डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड। क्या हमने समझा यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड के बोलते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है HCl HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऐसे आपके एग्जाम्पल है। वीक एसिड क्या हो जाएंगे? जो एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। एग्जाम्पल आपको हो जाएगा CH3COO है जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड है, और आपका H2CO3 जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक स्ट्रेंथ के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस का केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने का। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक में देख लिया था, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। अब हमको समझना है दोस्तों क्या कि एसिड और बेसिस का केमिकली प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम समझेंगे रिएक्शंस के बेस पे। हम कुछ रिएक्शन करेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टी पता करेंगे एसिड्स और बेसिस का क्या है प्रॉपर्टी। तो आइए, पहला रिएक्शन आपका क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ मेटल। अगर हम एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो क्या होता है? इस टॉपिक में दोस्तों आपको हर एक रिएक्शन का एक एक एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है। बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्ज़ाम्पल आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट आ जाएगा राइट द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको एक एग्जांपल याद रखना है कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आइए हम समझते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ मेटल। तो मेटल के साथ क्या क्या रिएक्ट करते हैं? तो पहला आपका हो जाएगा एसिड के साथ, पहले समझते हैं। तो एसिड के साथ हम समझेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आपको क्या करेगा। एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपका है HCl। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल आपका क्या है? HCl। यानी अगर हम HCl एसिड को लेंगे और उससे अगर हम जिंक मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो आपका यहाँ पे ZnCl यानी जिंक क्लोराइड सॉल्ट बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हो जाएगा। आप इस रिएक्शन को एक बार पहले ऑब्जर्व कीजिए कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है। आप दोस्तों इसमें देखे होंगे कि जो आपका एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। और एग्जांपल क्या लिया हमने? एग्जांपल लिया HCl प्लस Zn यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम मेटल जिंक से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा ZnCl यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब आते हैं बेसिस पे, बेसिस के केसेस पे। तो अगर हम यहाँ पर बेस को मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो आपका यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आपका आएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि अगर आप बेस को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH स्ट्रॉन्ग बेस को लिए हमने, उसे हम अगर जिंक से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? Zn2। यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट क्या आएगा? Na2ZnO2 और यहाँ पर H2। यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। इसमें आपको सिंपल सा समझना है कि अगर आपका एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। सेकंड बेस के केस में भी याद रखना, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। यहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट आपका यही है, अगर आप एग्ज़ाम में अगर प्रॉपर्टी लिखने के बाद अगर आप इसको लिख देंगे तो आपका कंप्लीट मार्क्स यानी फुल मार्क्स आप पा जाएंगे। उसमें भी इम्पॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ये है। उसके बाद आप एग्जाम्पल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब आइए चलते हैं यहाँ पर कुछ नोट के बारे में पढ़ते हैं। नोट क्या है दोस्तों? नोट आपका है सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल। जो हमने रिएक्शन देखा है ना, ये रिएक्शन आपके सारे मेटल के साथ नहीं पॉसिबल हो पाता है। क्या रीज़न है? रीज़न आपको आगे पता चलेगा। अब चलिए चलते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे।
कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बोलेंगे हम इसको, पहले हमको समझना पड़ेगा कि अगर किसी भी रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो उसे हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो आइए इसको भी हम समझ लेते हैं कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। When a burning candle is brought near the test tube containing the hydrogen gas, it burns with a pop sound। इस स्टेटमेंट में क्या है दोस्तों, अगर हम किसी भी जलते हुए कैंडल को किसी टेस्ट ट्यूब के पास लाएंगे जिसमें हाइड्रोजन गैस होगा, तो जो आपका कैंडल होगा वो कैंडल आपका पॉप साउंड से बुझ जाएगा। हम कैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग करेंगे, उम्मीद करता समझ आया होगा कैसे करेंगे। हम किसी भी जलते हुए कैंडल को उसी टेस्ट ट्यूब के पास लाएंगे जिस टेस्ट ट्यूब में आपका हाइड्रोजन गैस फिल है। तो जब आप वार्निंग कैंडल को उसके पास लाएंगे तो जो कैंडल होगा दोस्तों, यहाँ पर कैंडल क्या हो जाएगा, कैंडल आपका बुझ जाएगा। किस साउंड से, पॉप साउंड से बुझ जाएगा आपका कैंडल। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन पता चला होगा। अब चलते हैं थर्ड वाला, यानी कि इसे हम बोलेंगे सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पे हम आइए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेटल कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट का हम रिएक्शन कराएंगे एसिड्स के साथ। क्या है हेडिंग, क्या है आपका, एक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट। यहाँ पे आपका जो मेटल बाई कार्बोनेट होता है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या दोस्तों, हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल बाई कार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो आइए इसका हम रिएक्शन देखते हैं। अगर हम मेटल कार्बोनेट को या फिर बाई कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या आएगा आपका यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पर 3 प्रोडक्ट आपके आएंगे जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या हमने समझा, यहाँ पर अगर मेटल बाई कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो रिजल्ट में आएगा यहाँ पर सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और आएगा यहाँ पर क्या, वाटर। आइए इसका हम रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं। तो रिएक्शन आपके सामने है क्या, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा, आपका आएगा यहाँ पर क्या, NaCl, CO2 और H2 है। NaCl आपका यहाँ पर सॉल्ट, क्या है, NaCl आपका यहाँ पर सॉल्ट, CO2 यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2 आपका यहाँ पर वाटर। आप देख सकते हैं अगर आपने आवन मेटल के कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो आपका यहाँ पर आ गया फाइनली। अब आते हैं मेटल बाई कार्बोनेट पे। मेटल बाई कार्बोनेट यानी हम एग्जांपल लिए हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट का हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। अगर हम इसको एसिड HCl से रिएक्ट कराएंगे तो आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा वही सॉल्ट यानी NaCl और आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वही, फिर जाके आपका H2 वही निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोनों रिएक्शंस आपको क्लियर होगा। बहुत ही इजी टॉपिक आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए तो आपको यहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोलेंगे लेकिन बोलेंगे क्या कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कर रहे हैं, लाइम वाटर टेस्ट करेंगे। क्या दोस्तों, लाइम वाटर टेस्ट इसका एक और नाम है। या फिर हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करेंगे किसी भी सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो इसके लिए सिंपली आपके पास रिएक्शन यानी इसके पास आपके लिए इसके लिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपका है सिंपल सा, क्या, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर। हम एक बार कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गुजरता है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। तो पहला स्टेप आपको करना है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गुजारना है। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड उसके रास्ते से जाएगा तो आपका यहाँ पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CuCO3 और आपको वाटर बाहर निकल जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पर एक वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा जब आपका लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। तो इस रिएक्शन को दोस्तों आपको याद रखना है। अगर आपका ये टॉपिक आ गया कि डिटेक्ट कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद आपको ये लिख देना है क्या, ये रिएक्शन आपको लिख देना है।
अब आइए सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में दोस्तों क्या करेंगे, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर देंगे तो आपका पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले आपका CO3 जो आपका था यहाँ पर CO3 और यहाँ पर जो आपका H2O था, इसमें अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या, यहाँ पर आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर आपका बन जाएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट। क्या बनेगा दोस्तों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन आपको क्लियर होगा। हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, उसके लिए आपको यहाँ पर दो रिएक्शन दिए गए, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करेंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को फिर से उस प्रोडक्ट में फिर से हम ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो आपका आ जाएगा कार्बन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब चलते हैं फिफ्थ, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन के नाम से आपको समझ आ रहा है क्या, न्यूट्रल। एसिड और बेसिस को न्यूट्रल बना देगा ये रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको सिंपल सा एसिड और बेसिस का यहाँ पर रिएक्शन करवाना है, यानी कि अगर आप एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं यानी कि बेस प्लस एसिड तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनता है क्या। अगर आप बेस प्लस एसिड करते हैं तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल में आपके पास यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अगर उसको हम HCl से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा NaCl प्लस H2 यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ पर आपका बन रहा है। इसको भी आपको दोस्तों क्रिस्टल क्लियर माइंड में रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अब आते हैं फिफ्थ पेज, इसका नाम है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। आपको न्यूट्रलाइजेशन का अगर आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं इसका डेफिनेशन न्यूट्रलाइजेशन का। तो न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन आप सिंपली क्या लिखेंगे दोस्तों, सिंपली आप लिखेंगे द रिएक्शन इन विच acid and bases react to form salt and water. Reacted to form salt and water is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्लियर होगा। अधिकतर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन बाई चांस अगर पूछ दे तो आपको यहाँ पर क्लियर है। इसमें आपको इतना लिखने के बाद आपको इस पूरे रिएक्शन को लिख देना है, यानी कि बेस प्लस एसिड या फिर एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल आपको लिख देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर आपका NaCl प्लस H2O आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, सिक्स्थ टाइप ऑफ रिएक्शन पे आते हैं, जो कि क्या आपका रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। अब हम एसिड के साथ मेटल के ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे, यानी कि मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो आइए इसको हम समझते हैं। मेटल ऑक्साइड को अगर आप यहाँ पर मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। या फिर आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर फाइंड किया था सॉल्ट प्लस वाटर है, वही सिंपल सा अगर मेटल ऑक्साइड को अगर आप एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो आपको बनेगा क्या, सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपके सामने है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड को अगर हम HCl से रिएक्ट कराएंगे तो आपका रिजल्ट आ रहा है CuCl2 प्लस H2O यानी कि कॉपर क्लोराइड और वाटर आपका यहाँ पर रिजल्ट आया।
तो आपको इसमें भी आपको यही इम्पोर्टेंट है, इसको ही आपको रट लेना या फिर याद कर लेना। अब आइए 7th टाइप पे चलते हैं। अब आपका दोस्तों क्या है, रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। बेस के साथ नॉन मेटल के ऑक्साइड को रिएक्ट कराना है। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हम लेंगे नॉन मेटल का ऑक्साइड, उसके साथ हम बेस को रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, तो आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड हमने लिया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अगर हम बेस यानी कि CaOH से रिएक्ट कराएंगे यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो आपका बनेगा CaCO3 प्लस H2 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आपको लर्न करना है क्या, कि अगर हम नॉन मेटल के ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो रिजल्ट आपका आएगा सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो रिजल्ट आपका आएगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पीएच स्केल। क्या है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पीएच स्केल। ये आप जानते हैं कि इसका नाम पीएच स्केल क्यों रखा गया है, आइए आगे आप पढ़ेंगे क्योंकि आपका ये स्केल से रिलेटेड है, किस लिए यूज करते हैं उसको भी आगे आप पढ़ेंगे। इस फॉर्मूले को आप देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल को नेक्स्ट पेज से। तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल आपका होता है और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। आप इस फर्स्ट पॉइंट को याद रखें या फिर ना याद रखें कोई मैटर नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको पढ़ा देता हूँ। नेगेटिव लॉग, अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को लॉग नेगेटिव में लेते हो तो उसे हम बोलते हैं पीएच। यहाँ पर आपको इसी फॉर्मूले को समझाया गया फर्स्ट पॉइंट में। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। अकॉर्डिंग टू द पीएच स्केल द लेसर द पीएच वैल्यू द स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वाइस वर्सा। इसमें सिंपल सा क्या है दोस्तों, पीएच स्केल के अकॉर्डिंग जिसका पीएच अगर कम रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और इसका अपोजिट अगर जिसका पीएच ज़्यादा रहेगा वो कौन सा, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर होगा। ऑन इंक्रीजिंग H प्लस आयन द वैल्यू ऑफ पीएच विल डिक्रीज। अगर आप हाइड्रोजन आयन को इंक्रीज कर देंगे तो आपका जो पीएच का वैल्यू होगा डिक्रीज हो जाएगा। मिक्सिंग एन एसिड और बेसिस विथ वैल्यू, इनफैक्ट आपको ये पता है कि ये पॉइंट क्यों बोला गया अगर आप हाइड्रोजन आयन को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि तो इसका रीज़न आइए देखते हैं दोस्तों। अगर पहले आप देखिए कि H प्लस आयन किस में पाया जाता है। आप यहाँ पे जानते हैं कि H प्लस आयन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एसिड में पाया जाता है। तो अगर आप H प्लस आयन बढ़ाएंगे तो एसिड का जो पीएच होगा, तो आपका जो एसिड का पीएच होगा, एसिड का पीएच क्या होगा दोस्तों, एसिड का पीएच आपका यहाँ पर कम हो जाएगा। एसिड का पीएच यहाँ पर हो जाएगा कम। तो जब आपका एसिड का पीएच कम होता है तो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। आगे अभी देखेंगे, वही आपका इसके पीछे का रीज़न है। उम्मीद करता हूँ कि रीज़न के साथ मैंने आपको समझा पाया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। मिक्सिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। सिंपल इस पॉइंट में क्या है दोस्तों, इस पॉइंट में है अगर आप एसिड और बेसिस को वाटर के साथ मिक्स कर देते हो तो रिजल्ट में आता है क्या कि आपके आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाता है। यानी कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। यानी कि आप एसिड या फिर बेस को क्या बना रहे हो, डाइल्यूट बना रहे हो, डाइल्यूट। क्या समझा हमने इस पॉइंट में कि अगर आप एसिड और बेसिस में वाटर मिला देंगे तो आपके एसिड और बेसिस का आयंस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, जिसे हम बोलते हैं डाइल्यूशन या फिर डाइल्यूटेड एसिड और बेस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ऑन डाइल्यूशन द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इंक्रीज एंड बेसिक सॉल्यूशन डिक्रीज। डाइल्यूट करने के बाद जो आपके एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच होता है वो बढ़ जाता है
और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच कम हो जाता है। अब आते हैं पीएच स्केल के बारे में, इसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो पीएच स्केल के बारे में यही आपका है। पीएच स्केल आप कहेंगे क्या है, इस स्केल है सिर्फ और सिर्फ, नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका यहाँ पर 7 होता है पीएच स्केल में, टोटली नंबर कितने होते हैं पीएच में आपका, टोटली 1 2 टोटली आपका क्या होता है पीएच स्केल में, पीएच में आपका टोटली 1 0 to 14 तक नंबर होते हैं। और इस नंबर में दोस्तों जो आपका 7 होता है, 7 आपका जो यहाँ पर मिड में आ रहा है, ये 7 आपका क्या होता है, ये 7 आपका होता है न्यूट्रल पॉइंट, यानी मिड पॉइंट होता है इसी पीएच का। यानी कि अगर 7 किसी भी सब्सटेंस का पीएच है तो यानी कि वो सब्सटेंस आपका न्यूट्रल है। अगर 7 से कम है पीएच, यानी कि अगर आपका पीएच 1 2 4 ऐसे करके है, तो यानी कि पता चलेगा कि वो एसिड है। अगर आपका पीएच 7 से ज़्यादा है तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो आपका बेस है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया। यानी कि अगर आप 7 से कम जाएंगे तो यहाँ पर आपका H+ आयन कंसनट्रेशन बढ़ेगा, और अगर आप 7 के इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपका H+ आयन कंसनट्रेशन घटेगा। इस साइड अगर जाएंगे यानी 7 के अगर आप लेफ़्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपका बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। अगर आप 7 के यहाँ पर लेफ़्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, और बेसिक राइट साइड जाएंगे तो आपका यहाँ पर बेसिक मीडियम इंक्रीज होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर पीएच स्केल कंप्लीट समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका है सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे हर एक दिन लाइफ में, तो आइए इसको भी हम स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच पे आते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच हमारे हर दिन लाइफ में। पीएच का क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको आइए आप समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का रोल क्या है। तो हम जानते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl नाम का एक एसिड पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एक एसिड पाया जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो मैं आपको पहले रीड कर देता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा। यानी कि डाइल्यूट HCl इन आवर हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, स्पेशली प्रोटीन इन आवर स्टमक। एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉज एसिडिटी और इंडाइजेशन। एंटी एसिड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH whole twice, also known as milk of magnesia, and sodium hydrogen carbonate, baking soda are used to neutralize excess acid। इस स्टेटमेंट का मतलब दोस्तों क्या है, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में, स्पेशली प्रोटीन के डाइजेशन में हमारे पेट में। अगर ज़्यादा HCl या फिर ज़्यादा एसिड हमारे पेट में बन गया तो हमको एसिडिटी कॉज कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं इनडाइजेशन। और अगर आपको इनडाइजेशन या फिर एसिडिटी हो गया तो आपको एंटी एसिड लेना पड़ेगा, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको ठीक करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर आप ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझ आया होगा, कैसे कि हमारे पेट में HCl प्रेजेंट होता है, हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। अगर ज़्यादा HCl सेक्रेट हो जाएगा तो हमें यहाँ पर एसिडिटी हो जाएगा। एसिडिटी को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एंटी एसिड लेते हैं, जिसमें पहला आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट पे, यानी कि टूथ डिके कॉज बाई एसिड्स। एसिड्स से हमारा टूथ यानी दांत कैसे खराब होते हैं। The bacteria present in our mouth convert the sugar into acid. When the pH of the acid form in the mouth fall below 5.5, tooth decaying start. The toothpaste contain the basic ingredient and they help neutralize the effect of acid and also increase the pH of the mouth. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो कि शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो आपके माउथ में दोस्तों बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके माउथ में जो जो शुगर बचे होंगे उन शुगर को एसिड में कन्वर्ट करके आपके माउथ के पीएच को 5.5 से कम कर देता है, जो कि जिसके कारण टूथ डिकेइंग स्टार्ट होने लगता है, यानी दांतों का सड़ना स्टार्ट होने लगता है। इसको हमको अगर रोज़ प्रोटेक्ट करना है
तो टूथपेस्ट लगाना पड़ता है। टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट में कुछ इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं और वो हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, हमारे माउथ में जो भी एसिड्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए और माउथ के पीएच को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। इस टूथ डीके में क्या होता है एक बार और मैं आपको समझाता हूँ कि बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे माउथ के पीएच को 5.5 से कम कर देते हैं और यहाँ पर जो आपका टूथ होता है वो डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए हम यहाँ पर टूथपेस्ट लगाते हैं जिसके अंदर होता है आपका बेसिक नेचर का इंग्रेडिएंट जो कि एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमारे माउथ के पीएच को इंक्रीज कर देता है। अब आते हैं सॉइल में क्या क्या इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस है प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो मोस्ट प्लांट्स हैव हेल्दी ग्रोथ व्हेन द सॉइल्स हैव द स्पेसिफिक pH क्लोज टू 7 रेंज विच शुड बी नाइदर एल्कलाइन और हाईली एसिडिक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो हेल्दी ग्रोथ करते हैं, यानी कि मोस्टली प्लांट जो होते हैं वो हेल्दी ग्रोथ करते हैं जब सॉइल का pH 7 के करीब होता है। यानी कि ज़्यादातर प्लांट्स आपके हेल्दी ग्रोथ करते हैं जब उसका सॉइल का pH 7 के करीब होता है। रेंज विच शुड बी नाइदर एल्कलाइन और नॉर एसिडिक। और उसका रेंज क्या होता है, उसका रेंज होता है कि ना ही एल्कलाइन हो यानी ना ही बेसिक हो और ना ही एसिडिक होता है। तो इसी के कारण हमारा प्लांट का क्या करता है, हेल्दी ग्रोथ होता है पीएच में सॉइल की। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। आप चलते दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका आने वाला है जिसका नाम है सॉल्ट्स। हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने यहाँ तक एसिड्स क्या कर लिया दोस्तों, यहाँ तक हमने यहाँ तक एसिड्स और बेसिस टॉपिक को हमने यहाँ पर कर लिया क्या, कंप्लीट। अब हमको चलना है सिंपल से एक टॉपिक बचा जिसका नाम है आपका सॉल्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक सॉल्ट जानते होंगे लेकिन आपके दुनिया में बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे सॉल्ट्स को पढ़ना। लेकिन अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स को। आपका यहाँ पर हेडिंग क्या है, हेडिंग आपका यहाँ पर रहेगा सॉल्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं अब सॉल्ट्स को। सॉल्ट्स क्या होता है, सॉल्ट्स आयोनिक कंपाउंड। तो क्या होता है दोस्तों, सॉल्ट्स आर द आयोनिक कंपाउंड। क्या होता है, सॉल्ट्स आर द आयोनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड यानी कि इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होते हैं, या फिर आप नेचुरली सॉल्ट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स पीएच के बेसिस पे। तो पहला आपका होता है न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा आपका होता है एसिडिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर को बनाते हैं। एग्जाम्पल न्यूट्रल सॉल्ट का आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। इसमें हमने क्या समझा दोस्तों कि सॉल्ट दो प्रकार से क्लासीफाई है। पहला टाइप सॉल्ट का है क्या, न्यूट्रल सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट बनता है कैसे, न्यूट्रल सॉल्ट बनाने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर हम रिएक्शन करवा देंगे तो आपको यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट है जिसका नाम है आपका एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, जब यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एसिडिक सॉल्ट और वाटर जो कि आपका नेचर में एसिडिक होता है। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों यहाँ पर आपका एसिडिक सॉल्ट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट जिसका नाम है आपका बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, वीक एसिड को, जब आप वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करा देंगे तो आपका यहाँ पर बेसिक सॉल्ट आ जाएगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम फॉस्फेट आपका यहाँ पर बेसिक सॉल्ट्स हैं। आप कैसे देखेंगे, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो न्यूट्रल आएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करा देंगे यानी कि एसिड की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है तो आपका यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट आ जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराएंगे यानी कि बेस का मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ पर आपका बेसिक सॉल्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने, तीनों एग्जाम्पल आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड केमिकल कंपाउंड। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड के नाम जानते हैं जो कि आपका सॉल्ट से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट का टॉपिक है दोस्तों क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक सॉल्ट को पढ़ना। पहला सॉल्ट आपके सामने है क्या, कॉमन सॉल्ट, या फिर जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसका कॉमन नेम है क्या, कॉमन सॉल्ट का कॉमन नेम है टेबल सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट भी हम इसको बोलते हैं। कॉमन जनता इसको बुलाती है टेबल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट के नाम से। इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसका केमिकल फार्मूला है NaCl। ये 3 पॉइंट अगर आप किसी भी सॉल्ट के बारे में लिख रहे हैं तो ये 3 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहले उसका लिखना है कॉमन नेम टेबल सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट। दूसरा आपको लिखना है यहाँ पर केमिकल नेम जो कि आपका सोडियम क्लोराइड। तीसरा आपका केमिकल फार्मूला जो कि आपका है NaCl। इसमें आपको ज़्यादा प्रिपरेशन के बारे में नहीं पढ़ना क्योंकि आप जानते हैं इन अ प्योर फॉर्म NaCl इज अ वाइट क्रिस्टल सॉलिड, हाउएवर इट इज़ ऑफन ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। आप जानते होंगे कि हम प्योर NaCl यानी प्योर नमक को नहीं खाते हैं, हम उस नमक को खाते हैं जिस नमक में हमारा इम्प्योरिटीज़ होता है। प्योर नमक आपका एकदम वाइट क्रिस्टल सॉलिड होता है, यानी कि क्रिस्टल के फॉर्म में यानी सॉलिड के फॉर्म में आपका प्योर नमक पाया जाता है। लेकिन जो हम खाते हैं वो ब्राउन कलर हो जाता है इम्प्योरिटीज़ के कारण। उम्मीद करता हूँ कि पहला सॉल्ट यानी कॉमन सॉल्ट आपको क्लियर होगा। कॉमन सॉल्ट का कॉमन नेम है टेबल सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट। केमिकल फार्मूला सोडियम क्लोराइड, केमिकल फार्मूला आपका NaCl, केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। और प्योर फॉर्म NaCl का वाइट क्रिस्टल होता है, उसके इम्प्योरिटीज़ के कारण ब्राउन हो जाता है। बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा है। उसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम उसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसका केमिकल फार्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला है NaOH। NaOH उसका केमिकल फार्मूला है। क्या समझा हमने यहाँ पर, कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा, केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फार्मूला है NaOH। प्रिपरेशन इसके बाद करते हैं, प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर होता है। इट इज़ ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ अ ब्राइन सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं NaCl प्लस H2O। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद मिलता है। और ब्राइन क्या होता है, ब्राइन आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl यानी NaCl प्लस H2O को हम बोलते हैं ब्राइन। जब आप इस ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं तो हमको यहाँ पर मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसका रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें हम पहले क्या लेंगे, इसमें हमको पहले लेना पड़ेगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और H2O जिससे हम कॉमनली बोलते हैं ब्राइन। आप इसको लेकर जब आप इसका रिएक्ट कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर देंगे, क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। जब यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो आपका यहाँ पर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा और निकलेगा आपका यहाँ पर क्लोरीन गैस और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन आपको क्लियर होगा कैसे आप प्रिपेयर करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को। जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो एनोड पे आपका क्लोरीन गैस रहेगा और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस रहेगा और कैथोड के पास ही आपका यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। एनोड क्या होता है, एनोड आपका होता है पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड आपका होता है नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर कैथोड के पास से भी नेगेटिव टर्मिनल के पास ही मिलेगा। हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा, केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फार्मूला होता है NaOH। प्रिपरेशन इसका हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस से हमने इसको प्रिपेयर किया। क्लोर एल्कली प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका ब्राइन का डिकम्पोजिशन होता है। ब्राइन आपका होता है NaCl प्लस H2O। जब इस रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन के बाद क्लोरीन गैस एनोड पे मिलता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के पास मिलता है। अब आते हैं यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। जो यहाँ पर आपका दो प्रोडक्ट आए हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, इनका हम यूजेस देखते हैं। यानी कि हाइड्रोजन गैस का यूज़ देखेंगे और क्लोरीन गैस का यूज़ देखेंगे। तो आपका हाइड्रोजन गैस यूज होता है फ्यूल मार्जिन इन मेकिंग द अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। 3 चीज़ में यूज़ होता है। पहला होता है फ्यूल में, किसमें, हाइड्रोजन गैस पहला यूज़ होता है आपके फ्यूल में। दूसरा आपका होता है मार्गरीन में
और होता है आपका अमोनिया बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, फॉर मेकिंग ऑफ अमोनिया और फर्टिलाइज़र। यानी कि आपको हाइड्रोजन गैस के 3 यूज़ याद रखना है। पहला आपका फ्यूल के लिए यूज़ होता है, दूसरा आपका हो जाएगा मार्गरेन के लिए यूज़ होता है, तीसरा आपका हो जाएगा अमोनिया गैस को बनाने के लिए यूज़ होता है। अब आते हैं यूज़ ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, पीवीसी को बनाने के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म आपका है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका पीवीसी का फुल फॉर्म है। इसके बनाने के लिए यूज़ होता है। और क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट की तरफ यूज़ होता है, सीएफसी बनाने के लिए यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए यूज़ होता है। यानी कि सीएफसी का मतलब आपका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर आपका क्लोरीन गैस यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी को बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट को बनाने के लिए, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने के लिए, और पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए आपका क्लोरीन गैस यूज होता है। अब आते हैं और किस में यूज होता है? यूज होता है आपके मैन्युफैक्चर, ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चर होने में यूज होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में यूज होता है। हमने यहाँ पर यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरो अल्कली प्रोसेस में क्या देखा? पहला देखा दोस्तों क्या कि यूज़ होता है हाइड्रोजन गैस किस में? फ्यूल में, मार्गरेन में, अमोनिया गैस को बनाने में, फर्टिलाइजर्स के लिए। और क्लोरीन गैस का यूज़ हमने देखा कि वाटर ट्रीटमेंट, पीवीसी को बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट को बनाने के लिए, और सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। और आपका क्लोरीन गैस यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने के लिए। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या होता है? यानी कि आपके कॉस्टिक सोडा का यूज़ क्या होता है? कॉस्टिक सोडा आपका यूज़ होता है डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स का जो ग्रीसिंग होता है ना, उसको बचाने के लिए, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल। और क्या होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर को बनाने के लिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। सोप यानी साबुन को बनाने के लिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। डिटर्जेंट को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने के लिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट, जिसका नाम है आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर, कंप्लीट ब्लीचिंग पाउडर का आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिख रहा होगा, यही आपको ब्लीचिंग पाउडर में पढ़ना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का पहले हम समझेंगे क्या कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम इसका है ब्लीचिंग पाउडर, या फिर आप बोलते हैं क्लोरीन ऑफ लाइम एंड क्लोरीनेटेड लाइम। हम इसको लाइम का क्लोरीन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं क्लोरीनेटेड लाइम। इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर का। इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम आपका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है दोस्तों? केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला है क्या? कैल्शियम CaOCl2। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला आपका है CaOCl2। अब आते हैं इसके प्रिपरेशन पे। इसका कैसे प्रिपेयर होता है? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्केल लाइम, स्लेक्ड लाइम यानी CaOH होल ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस के एक्शन से प्रोड्यूस होता है स्लेक लाइम पे। स्लेक लाइम क्या होता है? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं यहाँ पर स्लेक्ड लाइम। यानी कि अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को मिला देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, और उसके साथ आपका आएगा हाइड्रोजन यानी कि वाटर यहाँ पर आ जाएगा। हम क्या करेंगे दोस्तों? अगर आपको यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो आप सिंपली करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम लेंगे। उस स्लेक्ड लाइम को आप क्लोरीन गैस से रिएक्ट करा देंगे तो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा। अब आइए इस नोट को पढ़ते हैं। नोट डाल के लिखिएगा इसको कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज फॉर द ब्लीचिंग एजेंट। इट वर्क बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि ब्लीचिंग पाउडर का एक्वस सॉल्यूशन, अगर ब्लीचिंग पाउडर इसके एक्वस सॉल्यूशन में रखा जाए तो वो बेसिक नेचर में होती है। और यहाँ पर जो ब्लीच है उसका मतलब होता है कलर का उड़ाने यानी रिमूवल ऑफ कलर। और ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट के लिए, और ये ऑक्सीडेशन के लिए काम करता है। कि आप ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडेशन के लिए काम करता है। और क्लोरीन गैस जो होता है ब्लीचिंग पाउडर में, वो ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरीन गैस।
इसमें क्या समझा हमने कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। ब्लीच का मतलब होता है कलर का उड़ाना या फिर रिमूवल ऑफ कलर। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है और ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। इट वर्क बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन के कारण ये वर्क करता है। और क्लोरीन गैस जो ब्लीचिंग पाउडर में होता है वो ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आते हैं यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या यूज़ है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, जो पानी पीने वाला जो पानी है उसको हम जर्म से फ्री बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करके। फॉर द ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री। हम इसके लिए किसके लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, ब्लीच कॉटन को ब्लीच करने के लिए, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं। किसको, ब्लीचिंग पाउडर को लकड़ी के ऊपर दोस्तों हमको वाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को पेपर इंडस्ट्री में। सिंपली आप बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर वाज यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। आप इसको ना लिखे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज़। ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में। हमने यहाँ पर यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में क्या देखा दोस्तों, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है कि ये वाटर से जम्स को हटाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह पे यूज़ किया जाता है। अब आते हैं बेकिंग सोडा पे। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का कॉमन नेम होता है क्या, बेकिंग सोडा का कॉमन नेम यहाँ पर होता है, बेकिंग सोडा का कॉमन नेम यहाँ पर होता है बेकिंग सोडा। केमिकल फार्मूला होता है बेकिंग सोडा का क्या, केमिकल फार्मूला आपका होता है सोडियम NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा, केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, जिसे हम बोलते हैं क्या, सोडियम, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन की बात करते हैं। बेकिंग सोडा प्रिपेयर होता है, बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन। ब्राइन का रिएक्शन करने से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ करते हैं तो बेकिंग सोडा यहाँ पर प्राप्त होता है, जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। अगर हम यहाँ पर ब्राइन को यानी NaCl+H2 को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दें तो बेकिंग सोडा आपका मिल जाएगा। यानी कि अगर हम NaCl+H2 को CO2+NH3 से रिएक्ट कराएंगे तो NH4Cl बनेगा और NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। तो ऐसे आपका बेकिंग सोडा प्रिपेयर होता है। उम्मीद करता हूँ कि बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन आपको क्लियर होगा। बात नहीं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप जान रहे होंगे दोस्तों कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये एक वाइट क्रिस्टल सॉलिड होता है जो कि एल्कलाइन सॉल्यूशन हो जाता है पानी के साथ। जब वो पानी के साथ रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट तो वो एल्कलाइन यानी बेसिक हो जाता है। और जब हम इस सोडियम कार्बोनेट को 543 यानी 543 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यानी कि अगर हम NaCO3 को Na2CO3 अगर हम इसका हीट कर देंगे तो Na2CO3 CO2 और H2O में टूट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आते हैं बेकिंग सोडा के यूज़ पे। हमने यहाँ पर क्या समझा, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी को समझा है। क्या प्रॉपर्टी है कि वाइट क्रिस्टल सॉलिड के फॉर्म में होता है और बेसिक होता है पानी में। और इस रिएक्शन को आप लर्न करिएगा कि इसको हम जब हीट कर दें तो टूट जाता है ये। अब आते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा पे। तो बेकिंग सोडा यूज होता है किसके लिए, मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए, माइल्ड एडिबल एसिड को बनाने के लिए, एडिबल एसिड को बनाने के लिए, जैसे कि टार्टरिक एसिड हो गया जो कि कुकिंग में यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कॉज करता है क्या, ब्रेड को, केक को सॉफ्ट बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा क्लियर होगा। या सिंपली आप बोल सकते हैं बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन कुकिंग। इस रिएक्शन को आप पढ़ें या फिर ना पढ़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है,
अब आता है सेकेंड पॉइंट पे, यानी सेकेंड यूज। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा यूज होता है इंग्रेडिएंट की तरह एंटी एसिड्स में। ये यूज किया जाता है सोडा एसिड की तरह, किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जाता है सोडा एसिड की तरह। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3.10H2O। अब आते हैं इसका प्रिपरेशन पे। प्रिपेयर होता है कैसे? जब हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टल बना देते हैं तो हमारा यहाँ पर वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो जाता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इज रिक्रिस्टलाइज बाय डिजॉल्विंग इन वाटर टू गेट वॉशिंग सोडा। हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर आपका बन जाता है क्या? वॉशिंग सोडा। यानी कि अगर आप यहाँ पर Na2CO3 को 10H2O के साथ मिला देंगे तो आपका बनेगा Na2CO3.10H2O। अब आते हैं इसका यूजेस पे। प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ अगर आपने एग्जाम में रिएक्शन से लिख कर आ गए हैं तो आपका फुल नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं कहाँ पर दोस्तों? अब आते हैं यूज ऑफ वॉशिंग सोडा पर। यूज़ क्या होता है इसका? इट इज़ यूज इन ए क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट की तरह वॉशिंग सोडा यूज होता है। डोमेस्टिक यानी घर के पर्पज़ों के लिए भी यूज होता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने में यूज होता है वॉशिंग सोडा। इट इज़ यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास सोप यानी पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है वॉशिंग सोडा हमारा। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स सोडियम कंपाउंड का मैन्युफैक्चर में भी हेल्प करता है। बोरैक्स का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर है। हमने यहाँ पर सिंपल से क्या समझा? वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका केमिकल फार्मूला आपके पास है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3.10H2O। कैसे बनता है? अगर आप सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ पर बन जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब आता है इसके यूजेस पे। क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिलीज कर देता है यानी हटा देता है। ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इस सोडियम कंपाउंड को बनाने में यूज़ होता है यानी बोरैक्स को बनाने में यूज होता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका है क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है दोस्तों? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैनी साल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल एंड आर नोन एज द हाइड्रेटेड सॉल्ट। कई सारे सॉल्ट्स आप देखे होंगे जिनके पास वाटर मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या भी समझेंगे, लेकिन आपने ऊपर क्या समझा? ऊपर हमने समझा क्या कि Na2CO3 10H2O। क्या दोस्तों? 10H2O। आप देख रहे हैं इसके पास जो आपका 10H2 है ना, उसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें सिंपल सा क्या बोल रहा है? कई सारे सॉल्ट जो होते हैं उनके पास वाटर मॉलिक्यूल होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट्स के साथ प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल आपके पास क्या है दोस्तों? ब्लू वाटर ऑयल CuSO4.5H2O यानी कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हम बोलते हैं ब्लू वाटर ऑयल। और ग्रीन वाटर ऑयल बोलते हैं कि इसको फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को बोलते हैं ग्रीन वाटर ऑयल। और वाइट वाटर ऑयल बोलते हैं ZnSO4.7H2O यानी कि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को बोलते हैं वाइट वाटर ऑयल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। इसका हम कम्प्लीटली इसको भी हम यूज़ पढ़ेंगे यूजेस तक। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉमन नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम बोलते हैं POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम होता है नेम होता है क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है दोस्तों? केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? आइए इसके प्रिपरेशन को देखते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम आपका होता है CaSO4.2H2O। जब यहाँ पर आप कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पे हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जो जिप्सम के साथ होता है वो क्या हो जाता है? वो बदल जाता है आपका किस में? वो आपके बदल जाता है POP में। यानी कि सिंपल सा अगर आप जिप्सम यानी CaSO4.2H2O को
373 डिग्री केल्विन पे हीट करेंगे तो आपका बनेगा क्या, यहाँ पर POP बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर POP बनेगा, CS4.5H2O बनेगा। यहाँ पर मार्किंग थोड़ा सा गलत है दोस्तों, यहाँ पर जिप्सम आपका ये है और POP दोस्तों यहाँ पर आपका ये है, तो मार्किंग पे ना जाइए। यहाँ पर आपका क्या है, POP, क्या यहाँ पर आपका POP बन जाएगा और उसके साथ निकलेगा क्या, 1.5H2O निकल जाएगा। नोट यहाँ पर क्या है दोस्तों, नोट है द टेम्परेचर केयरफुली कंट्रोल एट द हाइयर टेम्परेचर जिप्सम इज फुल्ली डिहाइड्रेटेड। अगर इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो जिप्सम जो होगा वो कम्प्लीटली हाइट, उसके पास थोड़ा भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं बचेगा, तो आपका यहाँ पर POP नहीं बन पाएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ POP। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, पहला प्रॉपर्टी है व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में बदल जाता है, क्रिस्टल एंड फॉर्म्स जिप्सम। अगर हम इसको फिर से वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो फिर से क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाएगा और जिप्सम बना देगा फिर से अगेन। उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर्टी समझ आया होगा। आप चलते हैं कहाँ पर, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज, कॉस्मेटिक्स एंड कास्ट ऑफ स्टैचूज। जो आपका दोस्तों POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो टॉयस यानी खिलौने बनाने में, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है और स्टैचूज बनाने में भी यूज होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ कास्ट ऑफ सेटिंग ब्रोकन बोन्स। अगर आपका हड्डी कोई टूट गया है तो उसको भी प्लास्टर करने के लिए आपका POP यूज होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सर्फेसिस स्मूथ एंड फॉर मेकिंग डिज़ाइन ऑन वॉल्स एंड सीलिंग। आपके दीवारों पे और सीलिंग्स पे डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो आपका सरफेस होता है यानी ग्राउंड सरफेस होता है आपके घर में, तो उसको स्मूथ बनाने, अगर उसमें कोई भी क्रैक आ गया है तो उसको यहाँ पर फिल कर देगा आपका POP। तो दोस्तों यही था आपका कंप्लीट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें हमने कंप्लीट समझ लिया क्या, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमने यहाँ पर कंप्लीट समझ लिया, यानी कंप्लीट चैप्टर हमने 1 शॉर्ट यहाँ पे समझ लिया है। और इस चैप्टर में मैंने जो बताया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें आपको मोस्टली फोकस करना है किस पे, मोस्टली आपको फोकस करना है केमिकल रिएक्शंस पे। केमिकल रिएक्शंस आपको सारी याद होनी चाहिए। उसके बाद आप उसमें स्टेटमेंट बना के अपने आप से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको केमिकल रिएक्शन ही नहीं पता रहेगा या फिर आपको अगर कंटेंट नहीं पता रहेगा तो आप क्या लिखेंगे अपने एग्जाम में। तो आपको केमिकल रिएक्शन प्रायोरिटी पे रखना है, याद करना है। उसके बाद इस चैप्टर में थोड़ा थ्योरी भी है, थ्योरी आपको लर्न करना पड़ेगा। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। तो अगर आपने इस चैप्टर को कंप्लीट एंड तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक्स आपके लिए, कंप्लीट आपने देख लिया। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, जो चैप्टर आपको चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तब तक लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।